अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ प्रोफेसर कामरान सिंह प्राचा। हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ फ्रॉम एनिमल फिजियोलॉजी, जो कि BS 5 सेमेस्टर और MSc 1 सेमेस्टर के लिए। इसमें एक्चुअली जो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो MSc लेवल है इसमें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन के रेगुलेटरी मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट आपको एक पुरानी याद ताज़ा करना चाहता हूँ कि आपने क्या पढ़ा था अपनी जूनियर क्लासेस में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, रिलेटेड टू एयर पैसेज वे, ताकि वो आपको एक दफ़ा रिकॉल होगा तो फिर आप आगे से कर सकेंगे। देखिए ज़रा, देयर वी हैव अ डायग्राम। हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं ये नाक के नथने जिन्हें नॉस्ट्रियल कहते हैं, उसके पीछे नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के बाद फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स, लेरेंक्स इज़ अ वॉइस बॉक्स। इसके ऊपर ग्लॉटिस होती है, एक ओपनिंग, नैरो ओपनिंग होती है जिसके ऊपर ये एपिग्लॉटिस होता है। उसके बाद क्या होता है, लेरेंक्स के बाद हवा जो है वो जाती है ट्राइकी में, ट्राइकिया, ट्राइकिया डिवाइड होती है राइट और लेफ़्ट ब्रोंकाइज में, और जैसी ब्रोंकाइज इंटर होती है लंग्स में, दे विल गेट डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, और फिर उसके बाद उससे बारीक जो नालियाँ होती हैं, जैसे आपको मैं ये जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, जो बारीक नालियाँ होती हैं बिल्कुल बारीक, जिनमें वो कार्टिलेज वगैरह भी मिसिंग हो जाता है, उन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो जो ट्राइकिया उसमें सी शेप रिंग होते हैं कार्टिलेज के, जो ब्रोंकाइज होती हैं उनमें प्लेट्स होती हैं कार्टिलेज की, इसी तरह सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकस में भी प्लेट्स होती हैं, बट जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनमें किसी किस्म की कोई कार्टिलेजिनियस टिश्यू नहीं होता। ब्रोंक्यूल ये नहीं कि फर्दर डिवाइड नहीं होती, दे फर्दर गेट डिवाइडेड इनटू अल्वियोलर डक्ट। ये देख सकते हैं आप, ये मज़ीद छोटी हो गई है, और उसके डायग्राम को यहाँ पर ये जूम करके दिखाया गया है, तो ये दिखा रहा है कि इसमें मज़ीद एक छोटी डिवीजन है जो कि ब्रोंक्यूल्स के डिवाइड होने से बनती है, जिसे एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। और एल्वियोलर डक्ट जो उनसे है वो इस सैक, क्लस्टर ऑफ सैक के ऊपर क्या होती है, आके एंड करती है। दैट क्लस्टर ऑफ सैक इज़ कॉल्ड एल्वियोलस। एक सैक को एल्वुला, एक सैक को एल्वियोलस कहते हैं, और पूरे के पूरे क्लस्टर को एल्वलाई कहा जाता है। अब होता क्या है, हवा जो है वो आपके नोज से होती हुई नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी पता है आपको डस्ट पार्टिकल वगैरह को फ़िल्टर करती है, एयर को मॉइस्टेंट करती है, और उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर करती है। होती हुई वहाँ से हवा जाती है फेरेंक्स में, फेरेंक्स से ग्लॉटिस में, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस फूड वगैरह की एंट्री को प्रिवेंट करता है। फिर उससे लेरेंक्स में, लेरेंक्स से ब्रोंकाइज में, ब्रोंकाइज से सेकेंडरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकस से टर्शरी ब्रोंकस में, और वहाँ से ब्रोंक्यूल, देन ब्रोंक्यूल से आ जाती है किस में, एल्वियोलर डक्ट में, और एल्वियोलर डक्ट से कहाँ पर इंटर होती है, एल्वोलाई में, और एल्वोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है। यानी कि उस एल्वोलाई में जो मौजूद एयर है उसमें कार्बन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, जिसकी वजह से एयर डिफ्यूज़ होकर चली जाती है ब्लड में, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है कि जो डिफ्यूज़ होकर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहाँ पर आ जाती है, एयर में। तो इस तरह वो एयर जो कि एल्वियोलस के अंदर आ रही है वो अपने साथ ऑक्सीजन को लेके आ रही थी, और जो बाहर जा रही होगी वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगी। इट मीन्स एल्वियोलर लेवल पर क्या हुआ है, गैसेस एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, अब ज़रा हम नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स के सवाल पैदा होता है अक्सर, आखिर लंग से ऑक्सीजन खुद ब खुद ब्लड में कैसे चली जाती है, और फिर ब्लड से आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन और वहाँ से बॉडी के एक एक टिश्यू को कैसे मिल जाती है, ये चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है बेटा, तो गौर से सुनते जाएं, और मैंने ये स्लाइड ज़रा डिटेल बनाई है ताकि मैं थोड़ा थोड़ा साथ रीड कर सकूं और आपको एक एक वर्ड बता सकूं। अगर आप इस लेक्चर को सिर्फ 2-3 बार सुनेंगे तो होपफुली इतना कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि आप पेपर में उसे लिख सकें। देखिए ज़रा, सबसे पहले द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के बारे में आप जानते ही होंगे। टोटल प्रेशर एयर का जो होता है वो ऑलमोस्ट 18 गैसेस से मिलकर बनता है, और हर गैस का अपना एक पार्शियल प्रेशर होता है। मतलब इन सारी गैसेस के प्रेशर को सम करके, जमा करके एयर का टोटल प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का अपना पार्शियल प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपना पार्शियल प्रेशर है एयर में, और ऑक्सीजन का अपना है। हम ये पार्शियल प्रेशर डिस्कस करेंगे उस एयर का जो कि आपके लंग्स में दाखिल होगी है,
और लंग्स में दाखिल होने के बाद एल्वियोलस में पहुंच गया है, तो वहाँ पर मौजूद एयर का जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, दैट विल बी इक्वल टू 104 mmHg, दैट मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, ये एक यूनिट है प्रेशर की। तो ये 104 mmHg प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा किसका, ऑक्सीजन का। वैसे टोटल एयर का प्रेशर 760 टार होता है, एल्वोलाई में वो 760 टार से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एल्वोलाई में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो एटमॉस्फेयर के पार्शियल प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेनियस ब्लड। जो पार्शियल प्रेशर वेनियस ब्लड का है, वेनियस ब्लड से मुराद वो ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड है, आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन से आ रही है इन्फीरियर और पोस्टीरियर वेना के वजह से आपके राइट आर्टरी में, राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पर आ जाएगी, लंग्स में। यानी कि वो जो ब्लड आपके लंग्स में आ रहा है उसमें पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो बहुत कम होता है। वो पल्मोनरी कैपिलरीज कहलाती हैं और वो आर्टीरियल एंड पर होती हैं, उनमें 40 mmHg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है। तो देखें ना, अब मतलब जो एल्वोलाई के गिर्द ब्लड कैपिलरी हैं उनमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सिर्फ क्या है, 40 mmHg, जो कि आर्टीरियल एंड से, यानी कि जो ब्लड अभी लंग्स में इंटर हो रहा है, जा नहीं रहा, इंटर हो रहा है। और जबकि एल्वोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कितना है, 104 mmHg। अब 104 और 40 mmHg में अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। जो इनिशियल प्रेशर डिफरेंस होगा दैट वुड बी 104 माइनस 40, तकरीबन 64 mmHg आ जाएगा, और ये बड़ा हाई प्रेशर डिफरेंस है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर ये हमने एक कैपिलरी ड्रॉ कर ली, ये बारीक सी कैपिलरी है। ये ऊपर जो जिसकी आधी सी वाल दिखाई जा रही है वो एल्वियोलस है। अब कैपिलरी की वॉल वो भी 1 सेल थिक है, और एल्वियोलस की वॉल वो भी क्या है, 1 सेल थिक है। तो जब ब्लड जहाँ से इंटर होगा, ठीक है ना, मतलब जो ब्लड है वो इधर से इंटर हो रहा है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो ब्लड यहाँ से होता हुआ इस जगह पर वेन के ज़रिए पर, यानी पल्मोनरी वेन से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ब्लड इधर से इंटर हुआ है, तो ये जो ब्लड इधर से इंटर होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, और उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा, कम। फिर जो ब्लड आगे चलता चला जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लंग्स में यानी कि एल्वोलाई में ज़्यादा है और ब्लड में क्या है, कम है, तो एल्वोलस से ऑक्सीजन जो है वो किस में आ जाएगी, ब्लड में, फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। और जैसे वो ब्लड में आ जाएगी तो वो ब्लड लेकर उस ऑक्सीजन को आगे जाएगा, लेकिन अभी भी बाहर से यानी एल्वोलाई से ऑक्सीजन मुसलसल डिफ्यूज़ होकर किस में आ रही है, कैपिलरी में, जिसका नतीजा क्या निकल रहा है कि जो वेनस ब्लड होगा वहाँ पर जाते जाते जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दैट वुड बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन वेनियस एंड इज़ 104। अब मतलब जो आपके लंग्स में ब्लड इंटर हो रहा है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg, और जो आपके लंग्स से ब्लड वापस आ रहा है पल्मोनरी वेन के ज़रिए उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 mmHg। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आया है, कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होकर आई है किसमें, ब्लड में। लेकिन एक छोटा सा और मसला है, वो मसला ये है कि सारे का सारा जो ब्लड आपके लंग्स को मिलता है वो सारे का सारा ऑक्सीजनेट नहीं होता। कुछ ब्लड ऐसा भी होता है जो कि एल्वोलाई के गिर्द से गुजरती नहीं है। उस ब्लड का मकसद होता है कि लंग्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड की जाएं, उसे सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो भी चाहिए वो प्रोवाइड किया जाए, लेकिन वो ऑक्सीजनेशन का शिकार नहीं होता। उसको हम शंट फ्लो कहते हैं, मतलब सच ब्लड विच पास थ्रू द लंग्स बट डू नॉट पास फ्रॉम the surrounding of alveoli and do not get involved in gas exchange, do not get involved in exchange of carbon dioxide and oxygen। तो वो जो ब्लड होगा उसे शंट फ्लो कहेंगे। ठीक है, वो कभी भी ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, और वो ब्लड ज़्यादा नहीं होता, वो तकरीबन सिर्फ 2% होता है 100% ब्लड में से जो लंग्स में इंटर हो रहा है, जबकि 98% तो वही ब्लड है जो ऑक्सीजनेट हो रहा है। ठीक है, मतलब 98% ब्लड वो है जो कि लेफ़्ट आर्टरियम से ऑक्सीजनेट होकर लेफ़्ट आर्टरी में इंटर होगा, और उसमें 104 mmHg क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। लेकिन 2% ब्लड वो भी है जो कि मेनली सप्लाई किया जाता है डीप टिश्यू ऑफ लंग्स को एंड नॉट एक्सपोज टू द लंग एयर। जो लंग एयर है उससे एक्सपोज नहीं होता, और उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अभी भी कितना होता है, 40 mmHg। तो मतलब ये दोनों ब्लड पल्मोनरी वेन के ज़रिए इकट्ठे जाएंगे किसमें, लेफ़्ट आर्टरियम में, और वहाँ पर जाके इन ब्लड्स की क्या होगी, मिक्सिंग होगी।
जब इन ब्लड की मिक्सिंग होगी तो 2% ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल कम है और 98% ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, जब दोनों को मिलाया जाएगा तो ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो तकरीबन 95 mmHg, यानी कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 104 से कम होकर कितना हो जाएगा, 95 mmHg हो जाएगा, जो अच्छा खासा पार्शियल प्रेशर है। यानी कि आपके जो हार्ट के लेफ़्ट आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड दाखिल होगा वो 100% ऑक्सीजनेटेड नहीं बल्कि तकरीबन 97% क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, दिस ब्लड फ्लो इज़ कॉल्ड शंट फ्लो, मीनिंग द ब्लड शंटेड पास टू द गैस एक्सचेंज। ये वो ब्लड है जिसे शंट किया गया है, गैस एक्सचेंज से पास नहीं होने दे गया। सो 98% ब्लड प्लस 2% शंट फ्लो ये क्या बनाते हैं, वेनियस एडमिक्सचर बनाते हैं, और जिसमें पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है फॉल अबाउट 95 mmHg। 104 mmHg से कम होकर कितना आ गया, 95। अगर वो सिर्फ 98% ही ब्लड इंटर होता आपके हार्ट में तो आपके हार्ट में जो ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 होना था। ठीक है, लेकिन वो 98% सिर्फ नहीं इंटर हो रहा, 2% वो भी इंटर हो रहा है जो कि ऐसे टिश्यू से आ रहा है जहाँ पर ऑक्सीजनेशन हुई नहीं। फिर उसके बाद ये डिफिजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द पेरिफेरल कैपिलरी इनटू द टिश्यू फ्लूइड, कि अब ऑक्सीजन की डिफिजन जो सी है मतलब कैपिलरी में आ गया, मतलब ब्लड ऑक्सीजन जो है वो आपके लंग्स के एल्वोलाई से दाखिल हो गया है, एल्वोलाई के गिर्द मौजूद जो ब्लड कैपिलरी हैं उनमें ब्लड में, और ब्लड उस ऑक्सीजन वाले मतलब ऑक्सीजन को लेकर आ गया हार्ट में, हार्ट के लेफ़्ट आर्टरियम में, लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड किधर जाएगा, दोबारा एओर्टा में, और वहाँ से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। अब ये जो ब्लड है जो टिश्यू तक जा रहा है, जब तक ये टिश्यू तक नहीं पहुँच जाएगा इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mmHg रहेगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये तो हमें पता चल गया कि एल्वोलाई से ऑक्सीजन किस तरह सराउंडिंग ब्लड वेसल्स में आ रही हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो मतलब टिश्यू के आपको कैपिलरी आपके जो टिश्यू को ब्लड दे रही है उससे ऑक्सीजन किस तरह टिश्यू फ्लूइड में जाएगी। तो बेटा ये वहाँ पर भी प्रेशर डिफरेंस इन्वॉल्व था कि एल्वोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत हाई था और ब्लड में बहुत कम था। इसी तरह यहाँ पर सराउंडिंग जो ब्लड वेसल्स हैं कैपिलरी हैं टिश्यू की, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत हाई होगा और जबकि टिश्यू फ्लूइड में क्या होगा, कम होगा। जैसे देखें ना, व्हेन आर्टीरियल ब्लड रीच द पेरिफेरल टिश्यू, जब आपकी आर्टरी का ब्लड आपके पेरिफेरल टिश्यू में पहुंचेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अभी तक क्या होगा, 95 mmHg, और येट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंटरस्टिशियल फ्लूइड सराउंडिंग द टिश्यू सेल इज एवरेज ओनली 40 mmHg। कहते हैं जबकि जो टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो सराउंडिंग के गिर्द लिक्विड होता है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सिर्फ क्या होगा, 40। अब ब्लड में कितना है, 95, और टिश्यू फ्लूइड में कितना है, 40। तो आप खुद डिफरेंस निकाल लें, तकरीबन 55 mmHg का डिफरेंस आ रहा है। तो ये एक ट्रमेंडस डिफरेंस है जिसकी वजह से जो ब्लड में से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर किस में आ जाएगी, टिश्यू फ्लूइड में आ जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसा कह सकते हैं, कॉजेज ऑक्सीजन टू डिफ्यूज़ मोर रैपिडली फ्राम कैपिलरी ब्लड इनटू टिश्यू फ्लूइड सो रैपिडली द कैपिलरी पार्शियल प्रेशर फॉल ऑलमोस्ट इक्वल टू द 40 mmHg इन द इंटरस्टिशियम। अब यहाँ पर देयरफॉर जब पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो लीव करेगा जब मतलब टिश्यू को ब्लड, तो वो पार्शियल प्रेशर तकरीबन 40 mmHg के बराबर हो जाएगा जितना इंटरस्टिशियल फ्लूइड का होता है। जैसे ये डायग्राम देखें, ये आर्टीरियल एंड है, यहाँ से आपके हार्ट से ब्लड आ रहा है आर्टरीज़ में, आर्टरी से डिवाइड हो रहा है आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल से डिवाइड हो गया किस में, कैपिलरी में। तो इधर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 95, लेकिन जो कैपिलरी है वो टिश्यू के बीच में है, तो ये दो सेलों का एक टिश्यू बनाया हुआ है और उसमें ये गिर टिश्यू फ्लूइड बनाया हुआ है। तो अब देखें ना, ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 95, टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg, और जो सेल के अंदर पार्शियल प्रेशर है वो तकरीबन 23 mmHg है। तो आप सोचें सबसे हाई पार्शियल प्रेशर किस में, कैपिलरी में, तो कैपिलरी से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर कहाँ पर आएगी, टिश्यू फ्लूइड में। फिर टिश्यू फ्लूइड से कम पार्शियल प्रेशर किस में है, सेल में, तो जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू फ्लूइड से डिफ्यूज़ होकर कहाँ पर आ जाएगी, सेल में। इसी तरह ब्लड कैपिलरी से टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड से सेल में जाएगा, लेकिन सेल मुसलसल ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है अपनी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में, जिसकी वजह से सेल के अंदर हमेशा 23 mmHg रहेगा, और हमेशा जो ऑक्सीजन का फ़्लो है वो कैपिलरी से टिश्यू फ्लूइड से सेल तक रहेगा। लेकिन जब वो ब्लड यहाँ से ऑक्सीजन देता हुआ वापस पहुँचेगा तो उसके अंदर पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो टिश्यू फ्लूइड के ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाएगा। जैसे आपके पास आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, सिस्टेमिक वेनियस में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 के राउंड अबाउट होता है,
और जब वो पल्मोनरी कैपिलरी में आती हैं और गैस एक्सचेंज होता है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 हो जाता है, और फिर जब उसमें शंट ब्लड डाला जाता है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 से कम होकर 95 हो जाता है। और जब सिस्टेमिक कैपिलरी से वो क्या कहते हैं ब्लड जो सा वो निकल के टिश्यू में चला जाता है तो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर दोबारा से कितना हो जाता है 40 हो जाता है। तो इस तरह पहले ब्लड जो सा दिल में आएगा लेफ़्ट राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल में, तो उसमें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब वो लंग से होकर गुजरेगा तो उसमें उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। फिर वो लंग से आने वाला ब्लड जब हार्ट से बॉडी में जाएगा तो एक दफ़ा फिर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लंग्स में तो वो ऑक्सीजन ले रहा है और बॉडी के तमाम टिश्यू में जाकर वो ऑक्सीजन दे रहा है। रेट ऑफ इफेक्ट ऑफ ब्लड फ्लो ऑन इंटरस्टिशियल फ्लूइड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के जो रेट है ब्लड फ्लो का, उसका टिश्यू के जो अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो देखें, इफ़ ब्लड फ्लो पास थ्रू द पर्टिकुलर टिश्यू इज़ इंक्रीज्ड, कि किसी मखसूस टिश्यू में से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, खून तेज़ी से गुजरेगा, तो ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड इनटू टिश्यू, तो जितना तेज़ी से खून गुजरेगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करेगा, लेके आएगा। एंड द टिश्यू पार्शियल प्रेशर बिकम मोर करस्पॉन्डिंगली हाई, तो जो टिश्यू का पार्शियल प्रेशर है वो ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से 40 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म का रेट के क्या इफेक्ट है आपके फ्लूइड के पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर। तो डेफिनेटली आप अगर फर्स्ट करें आपके अंदर मेटाबॉलिक रेट हाई है, यानी कि केमिकल एक्टिविटी या रेस्पिरेशन क्या है, हाई है, जिसके नतीजे में आपके सेल क्या करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे। जब ज़्यादा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे तो टिश्यू फ्लूइड से ज़्यादा ऑक्सीजन ली जाएगी, तो टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ़ द सेल यूज़ मोर ऑक्सीजन, अगर सेल मेटाबॉलिज्म के लिए क्या कर रहा है, ज़्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा है, तो जो टिश्यू फ्लूइड है पार्शियल प्रेशर, उसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा, कम हो जाएगा। एंड द टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिटरमिन्ड बाय द बैलेंस बिटवीन नंबर 1 रेट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू, कि कितनी स्पीड से ऑक्सीजन टिश्यू को दी जा रही है, और नंबर 2 रेट एट विच ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय टिश्यू, कि कितनी स्पीड से ऑक्सीजन टिश्यू इस्तेमाल कर रहा है। तो जितनी तेज़ी से ऑक्सीजन को टिश्यू इस्तेमाल करेगा उतनी तेज़ी से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में क्या होगा, कम। तो क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड से मज़ीद ऑक्सीजन ली जाएगी, और इसी तरह टिश्यू फ्लूइड ब्लड से मज़ीद ऑक्सीजन क्या करेगा, लेगा। तो दो चीज़ें फिर कंट्रोल कर रही हैं, नंबर 1 ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जो कि टिश्यू फ्लूइड में आ रही है, नंबर 2 ऑक्सीजन जो कि टिश्यू फ्लूइड में क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, जैसे आप ये देखें ना कि अगर आपका इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड के ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लिया जाए वाई एक्सिस पर और जी एक्सिस पर आपका ब्लड फ्लो लिया जाए, तो जैसे जैसे आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब जितनी तेज़ी से ब्लड बढ़ेगा, तेज फ्लो करेगा, उतनी तेज़ी से वो ऑक्सीजन को लेके आएगा और उतनी तेज़ी से वो ऑक्सीजन टिश्यू को दे देगा, तो कंजप्शन लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन साथ ही अगर आप सेल के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन का जो कंजप्शन रेट है वो क्या करेगा, मज़ीद बढ़ जाएगा। ठीक है, अब द डिफियन है ऑक्सीजन की फ्रॉम पेरिफेरल कैपिलरी टू टिश्यू। अगर देखा जाए तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेरिट्यूबुलर जो पहली कैपिलरी है, मतलब पेरिफेरल कैपिलरी, उनमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 95 होता है, और टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है। तो डेफिनेटली कैपिलरी से ऑक्सीजन निकल के टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से कहाँ पर चली जाएंगी, सेल्स में। ठीक है, तो इस तरह ट्रांसपोर्ट चलेगा। ऑक्सीजन ऑलवेज बीइंग यूज्ड बाय सेल, आप जिंदा हैं तो आपके सेल हमेशा ऑक्सीजन को क्या करते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे। एंड द इंट्रासेलुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिमेन लोअर, वो क्या रहेंगे, हमेशा कम रहेंगे पेरिफेरल कैपिलरी से। ठीक है, मतलब सेल के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमेशा कम रहेगा, क्योंकि सेल हमेशा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता रहेगा, किसकी निस्बत, सराउंडिंग कैपिलरी की निस्बत। सो देयर फॉर नॉर्मल इंट्रासेलुलर प्रेशर जो सा होगा वो एज लो एज 5 mmHg जा सकता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा आप काम करें तो सबसे कम आपके सेल का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 4 जा सकता है या 5 जा सकता है, और हाई से हाई कितना जा सकता है, 40। लेकिन एक एवरेज निकालें तो एक सेल का एवरेज पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 23 होता है, जबकि सराउंडिंग टिश्यू का कितना होता है, 40 होता है। तो बिकॉज only 1 to 3 mmHg of oxygen partial pressure is required for the full support of chemical process, so low intracellular partial pressure of 23 mmHg is more than adequate provide a larger safety factor। कहता है कि सिर्फ 1 से 2 mmHg ऑक्सीजन चाहिए होती है, प्रेशर चाहिए होता है
पूरे के पूरे केमिकल प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए एक सेल के अंदर। तो लिहाजा जो पार्शियल प्रेशर 23 mmHg का ये काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि मोर देन एडिक्वेट, यानी कि जितना चाहिए उससे पार्शियल प्रेशर क्या है सेल के अंदर ज़्यादा है। और ये मुसलसल लार्ज सेफ्टी फैक्टर क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी।